उत्तिष्ठ भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब्स टीम पे। यहाँ हम लोग ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि आने वाले समय में पढ़ना बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो कैसे हम लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ें, उसके लिए बेहतर हम लोग के पास माध्यम है सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया कहने का मतलब ये नहीं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया कहने का मतलब कि हर वो चीज़ जो डिजिटली हमारे काम आसान कर रहा है वो है सोशल मीडिया। तो यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड रहेगा हम लोगों का, तो आसानी से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, कम लिखेंगे और ज़्यादा पढ़ लेंगे, है ना। तो कल जो बातें पढ़े थे हम लोग उसमें कुछ रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8 नंबर, है ना। ये है 8 नंबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक या संख्या, है ना, क्रमांक या संख्या। हम लोग को कम से कम 50 याद होना चाहिए, है ना। और सभी का जो है पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा, क्योंकि पोजीशन पता रहेगा तो हम लोग को उसके फीचर के बारे में पता रहेगा। बेसिक उसका फीचर क्या है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, धातु है, अधातु है या उपधातु है, या ऐसा कहें कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। जैसे एक महिला थी मैडम क्यूरी, उन्होंने रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसकी खोज की थी। उनकी पुत्री हुई, उन्होंने भी उनका साथ दिया। और दुनिया में अभी तक एक ही बार हुआ है कि किसी पुत्री और उनकी मम्मी को, दोनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हो, तो वो है मैरी क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी। उनके हस्बैंड भी साइंटिस्ट थे, पियरी क्यूरी। तो ऐसे कितना अच्छा लगता होगा ना कि सभी एक कम्युनिटी के लोग मिलते होंगे। तो कुछ एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो विखंडित हो करके ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जैसे 2 टाइप का रिएक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए एक तो वो खुद कार्य करता है या उसको पुशअप करना पड़ता है कार्य करने के लिए। तो पुशअप उठा लीजिए, रिसीव कर लीजिए। जिसको पुशअप हम लोग दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियो सक्रियता शो करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है। जब ये टूटता है तो अपने साथ बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, और डिस्ट्रक्शन का यानी विनाशकारी चीज़ें करता है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था। कहाँ है ये दोनों? हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, है ना। जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था 1945 का वो समय है, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और जब बम गिराया गया तो उसमें यही सब इस्तेमाल हुए थे। रेडियो सक्रिय एलिमेंट आ जाइए। दो जगह का नाम लिए हम लोग, हिरोशिमा और सेकेंड नागासाकी। ये दोनों जापान की
जो अच्छी सिटी होते हैं ना उनमें शामिल थे इन लोग का। जैसे कभी हम लोग के यहाँ अटैक होता है इंडिया में, तो अटैकर जो है आतंकवादी कहाँ अटैक करते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। वहाँ क्षति होगा तो हम लोग के सरकार को खमियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से अमेरिका ने बम गिराया जब, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया ताकि वहाँ के पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। वो कब की बात है? तो 6 अगस्त 1945 की बात है ये, हिरोशिमा पे। और वहीं 3 दिन के बाद नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 में बम गिराया गया था। यहाँ जो रेडियो सक्रिय तत्व थे या रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, उनमें प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम। दूसरी बात ये कि जो भी एलिमेंट हैं हम लोग अभी 20 तक का नाम जानते हैं या पढ़े हैं क्लास में। जो 90+ वाले जो एलिमेंट होते हैं जिनका परमाणु संख्या यहाँ हम लोग पढ़े हैं 8 नंबर, है ना। तो ऐसे ही जाएंगे 90+ में, तो उधर के एलिमेंट जो भी हैं वो सभी रेडियो सक्रियता शो करते हैं, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जब ये टूटेगा तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है ना, ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। ये विखंडित होता है, ऊर्जा निकलती है इसके विखंडन से। विखंडन मतलब टूटना, जब ये टूटता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तभी जापान अभी तक इससे रिकवर नहीं कर पाया। इंडिया में एक जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल है ना। भोपाल में 1984 में एक गैस लीकेज हुआ था। उस गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस लीकेज हुआ था। इसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। त्रासदी मतलब होता है क्राइसिस, किसी चीज़ का बहुत कमी हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं त्रासदी। जैसे बाढ़ आता है तो बहुत जनमाल की क्षति होती है, तो बोलते हैं कि त्रासदी आ गया है ना। या कहते हैं कि खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है, यानी क्राइसिस हो गया है। तो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, जिससे कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो उसे कहते हैं त्रासदी। भोपाल में गैस त्रासदी होता है 3 दिसंबर 1984 को, और इसमें MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीकेज होता है। इसको मैंने देखा है जब मैं भोपाल में था, तो वहाँ देखी है मैंने यहाँ के लोगों को। अभी तक वहाँ एक हॉस्पिटल सिर्फ इस घटना को रिकवर करने के लिए चलाया जाता है। अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी मेडिसिन मिलता है। 84 से सोचिए, कभी अभी कितना 24 साल इधर हुआ, और उसके पहले कितना साल होगा? 16 साल। 8 का टेबल हम लोग को याद है, 40 साल हुआ। 40 साल में अभी भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है वहाँ पे। तो इतना खतरनाक होता है ये केमिकल्स। ये सभी केमिकल्स ही तो है ना, क्योंकि ये एलिमेंट से बन रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था, पानी के बारे में, पानी भी एक केमिकल है ना। कैसे किस टाइप का केमिकल है वो? इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक, उसमें कार्बन नहीं है ना। तो दुनिया में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप हॉलीवुड की फिल्में देखिएगा या अगर सुनते होंगे, कभी पढ़ते होंगे पेपर में, तो वहाँ देखते हुए कि केमिकल अटैक फिल्मों में, वहाँ की फिल्में एडवांस होती हैं टेक्नोलॉजी में, तो ये दिखाते हैं लोग कि कैसे अगर समाज को डिस्ट्रॉय करना है तो केमिकल अटैक भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो केमिकल इतना खतरनाक होता है। उसी केमिकल में हम लोग देख रहे हैं एक एलिमेंट जो रेडियो सक्रिय है।
इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मोलिब्डेनम हो सकता है। तो इनके टूटने से क्या हो रहा है, ऊर्जा रिलीज हो रहा है। अब जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया तो ऐसा ही कुछ रहा होगा रेडियो सक्रिय एलिमेंट। जब वो गिरा होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे तो एक्सप्लोड हुआ होगा, यहाँ विखंडन हुआ होगा और इसके नाभिक जो होंगे टूटे होंगे, है ना। हर चीज़ जो है उसका एक नाभिक होता है, यानी उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना। हिंदी में कहते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। उसमें सुनते होंगे कि सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोइड होता है, फिर प्रोटोप्लाज्म होता है। हिंदी में उसको कहते हैं, हिंदी में जैसे कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हिंदी के जो शब्द होंगे ना, मुझे दिक्कत होगा तो मैं कभी किताब में देख लिया करूँगा, है ना, क्योंकि मेरी है कि मैं इंग्लिश आसानी से मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है ना। तो वो जो भी होते होंगे फिर उसमें देखते हैं कि एक न्यूक्लियस भी होता है ना। न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस पूरे एक्टिविटी को परफॉर्म कराता है। जैसे हम लोग का न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ ब्रेन हम लोग का न्यूक्लियर पॉइंट है, यही सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं हमारे बॉडी में, है ना। तो वैसे ही इसका भी एक न्यूक्लियस रहा होगा, और जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एक न्यूक्लियस होता है। कभी कभी हम लोग सुनते होंगे कि कोई एटम है, उसका ऐसा न्यूक्लियस है, इसमें जो सेंटर है न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके आउटर सेल में इधर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसा जैसे हमारे दिमाग में बोलते हैं ना कि भेजा नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि दिमाग में भेजा नहीं है, तो वही भेजा ये है। भेजा को फ्राई कर देंगे तो भेजा अच्छा हो जाएगा ना, नहीं होगा ना। तो यहाँ भेजा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही इसके कैरेक्टर को दिखाते हैं कि कोई एटम, कोई तत्व मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटालॉइड होगा, ऐसी चीज़ें, है ना। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि कभी कभी ये एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो नॉन मेटल होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी लिथियम, ये सभी जो हैं मेटल हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है। होता क्या है कि हम लोग कल जब पढ़ रहे थे तो मैंने लिखा यहाँ पे, कल NaCl पढ़े थे हम लोग, नमक, है ना, नमक पढ़ा था हम लोगों ने। तो नमक को अगर पानी में घोल देंगे तो नमक जो होता है ना टूट जाता है। कैसे टूटता है, वो Na+H पिघल जाता है, और पिघलेगा ना तो उसके कैरेक्टर ऐसे हो जाते हैं, Na+ होगा और Cl- हो जाएगा। देखते हैं ना कि पानी में अगर दो वो वायर निकाल के डाल दें यहाँ से स्विच का, तो उसमें करंट लगने लगता है। तो उसके करंट लगने के पीछे वजह ये होता है कि उसमें आयन बन गए हैं Na+Cl-, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। यहाँ जो कंडक्टर लगा है, वायर लगे हैं, इसमें हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए आता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। पानी में करंट इसलिए लगता है कि उसमें आयन मूवेबल है, घूम रहे हैं, Na+Cl-, ठीक है ना। तो हर चीज़ का वजह है, कुछ भी है। अगर इसमें हम लोग यहाँ एक वायर चिपका हुआ है, हम लोग दूसरी जगह छुएंगे इस वाल को तो करंट नहीं लगेगा। अगर वही उस लोहे में एक जगह लगा हुआ है वायर और दूसरी जगह कहीं भी टच करेंगे तो करंट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ पे यही बात हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ Na+Cl- में है और वही कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। जो बाहर घूम रहा है
उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए करंट लगता है। और वही जो इसके न्यूक्लियस में कौन कौन सा है, पी और एन, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन जो होता है जीरो चार्ज लिए होता है और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे रेडियो सक्रिय एलिमेंट की। रेडियो सक्रिय एलिमेंट, आइए बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। चलिए, लेट आने वाले बच्चों के लिए दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हाँ, तो जो भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, इनके न्यूक्लियस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब विखंडित होते हैं तो काफ़ी एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि कहीं पुआल जला दें, है ना, और कहीं पटाखा जला दें, तो ज़्यादा खतरनाक कौन है, पटाखा जलाना। नहीं समझे आप लोग, मतलब आग लगता है, हम लोग आग जला के तापते हैं, सेकते हैं सुबह में, तो वो हम लोग के शरीर को जलाता नहीं है ना, बस ऊर्जा संचारित करता है ताकि हम लोग की ठंडक जो है दूर हो जाए। और वहीं आग सेक रहे हैं, कोई बगल में बच्चा पटाखा जला दे तो हम लोग का ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बन कितने नंबर पे था हम लोगों का, 6 नंबर पे, है ना, कार्बन 6 नंबर पे था। तो 6 नंबर बहुत शुरू में आ रहा है ना, बहुत पहले आ रहा है, तो वो कम सक्रिय एलिमेंट है। और वही जब हम लोग बात कर रहे थे कहाँ से, 90+ की, ये जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट कर रहे हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो 90+ में है, यानी 90, 91, 92, 93, जैसे यूरेनियम है 92, है ना। तो ऐसे ये जो आता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो हम लोग यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ये यूरेनियम जो है सिर्फ कजाकिस्तान में पाया जाता है। कजाकिस्तान जो है इंडिया के ऊपर और जाएंगे, हिमालय को पार करके रसिया के पहले आएगा कजाकिस्तान, तो वहाँ यूरेनियम मिलता है। और बम बनाने का जो कार्य होता है यहीं से संपादित होता है। यही वजह था कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे, तो हमारे यहाँ से लोग जाते थे बाहर विदेश, और वहाँ से बम बनाने का तरीका सीखते थे। फिर आकर के हमारे यहाँ जो मित्र मंडली था, या सूर्यसेन कुमार की जो आर्मीज थी, ये लोग बम बना करके अंग्रेज़ों को परेशान करते थे। जैसे खुदीराम बोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1908 में। सोचिए 1908 में उन्होंने उतनी कम उम्र में, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, अब के बच्चे सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि अब बच्चे एडवांस हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। तो लोग पहले क्यों जाते थे बाहर, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस नहीं थे। अभी भी हमारे यहाँ जो राफेल आया तो विदेश से आया, हमारे यहाँ जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो विदेश से लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है, वो वजह इसलिए कि हम लोग को फ्रीडम नहीं है। पहले तो हम लोग गुलाम थे, उसके बाद जो गुलामी में होता है ना, वो जकड़ के रह जाता है, उससे निकलना काफ़ी दुष्कर कार्य होता है, टाइम लगता है निकलने में। तो ये एटॉमिक नंबर जो है 90+ वाले, ये जब भी एक्सप्लोड होंगे, विखंडित होंगे, तो काफ़ी ऊर्जा निकलेगी यहाँ से। हम लोग को याद क्या रखना है इस बोर्ड से, कि जब भी कहीं बम बनाने का कार्य होता होगा तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के तौर पे ऐसे एलिमेंट लिए जाते होंगे, रेडियो सक्रिय एलिमेंट, है ना। तो ऑप्शन में दे सकता है, क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में, कि कैसे तत्वों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेडियो सक्रियता के लिए। तो हायर एटॉमिक नंबर वाले, यानी उच्च जो परमाणु क्रमांक संख्या वाले तत्व हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि विखंडित होने के बाद वो लोग ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, पेट्रोल और डीजल, है ना,
पेट्रोल महंगा है, डीजल सस्ता है। दोनों तो है लिक्विड ही, बट महंगा और सस्ता क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि एक का जो कंबसन रेट है ज़्यादा होता होगा, एक का कंबसन रेट कम होता होगा। मतलब जब जलता होगा तो एक ज़्यादा एनर्जी देता होगा और एक कम एनर्जी देता होगा। रेट इसी पे होता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ चीज़ याद रखेंगे क्या कि हायर एटॉमिक नंबर यानी उच्च परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, पहला चीज़। दूसरा ये कि रीजन भी आजकल पूछने लगा है। इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन ऐसे थे कि कंसेप्ट उसमें लग रहे थे, सिर्फ ये नहीं कि ये कौन सा एलिमेंट जो रेडियो सक्रिय होता है, ऐसा नहीं। इसके पीछे वजह क्या है, तो ये वजह होनी चाहिए, है ना। जैसे होता है ना आजकल क्वेश्चन टिक द करेक्ट में आता है, बट वो सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिखे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन एक एक सेंटेंस में है। एक सेंटेंस कम से कम 4-5 वर्ड वाला होगा, है ना। तो उसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ऊर्जा निकलती है इसके विखंडन से, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी ये बात कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब गिराया गया था, तो 6 और 9 अगस्त को। एक का नाम था लिटिल मैन, एक का नाम था फैट मैन। अब किसका लिटिल बॉय एक का नाम था, लिटिल बॉय किसका नाम होगा, फैट मैन किसका नाम होगा, इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। सांप कैसा होता है, मोटा अजगर, है ना। तो नागासाकी पे जो बम गिरेगा वो कौन सा होगा, फैट मैन। और हीरो क्या होता है, लिटिल स्टार, तो यहाँ पे क्या होगा, लिटिल बॉय। याद रहेगा, कोई भी चीज़ पढ़िए ना तो उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उसको याद रखा जाता है। ओके, यहाँ पे क्या रखेंगे, नाग यानी अजगर मोटा होता है ना, तो ये क्या है, फैट मैन। ओके, और हीरो क्या होता है, स्मार्ट होता है, स्टार होता है, तो इसको लिटिल बॉय। ओके, ये तो विदेशों में था, इंडिया में कैसे हम लोग समझेंगे, इंडिया में भी कभी ऐसा हुआ है क्या, तो हाँ हुआ है। एक विदेशी कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी, वो कंपनी लगाई थी भोपाल में, है ना। उस कंपनी में क्या हुआ कि मेंटेनेंस का कार्य अच्छा से नहीं किया गया और उस वजह से वहाँ MIC लीक कर गया। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इन इंग्लिश इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। इंग्लिश जो होता है ना आसान होता है लिखना, उसमें उतना लेटर्स लगा है, इसमें कम लेटर में काम चल गया है ना। और हिंदी इंग्लिश जो होता है शॉर्ट लैंग्वेज होता है, और उससे भी बेटर है उर्दू। उर्दू के जो वो लिपियाँ होती हैं ना, उर्दू की जो लिपि होती है वो शॉर्ट हैंड में आती है। जैसे मुझे लिखना पड़े यहाँ पे, मैं अपना नाम लिखूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये आसानी से लिख सकता हूँ, है ना, उर्दू में। तो शॉर्ट हैंड होता है ये। फिर कि यहाँ पे बम कब गिराया गया था, तो यहाँ पे ये MIC लीक कब किया था, तो 3 दिसंबर 1984 को। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल डेट वाइज पूछा जाता है। इस बार BPSC में मुझे लगता है कि 15 के आसपास डेट वाइज क्वेश्चन थे, कौन घटना कब हुआ था, डेट पूछा जाता है ना। तो ये चीज़ें जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। 3 दिसंबर 1984 कैसे याद रहेगा, राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं आप लोग, कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति। कहाँ के थे, अपने बिहार के, हम लोग बिहार से हैं ना। तो वो बिहार में एक ज़िला है सिवान ज़िला, जीरादेई उनके गांव का नाम है ना। सिवान ज़िला में एक जगह है जीरादेई, वहाँ उनका जन्म हुआ था। पहले हथुआ राज्य में, हथुआ एक गोपालगंज ज़िला में है, तो वहाँ पे
उनके परदादा लोग काम करते थे, हथुआ महाराज हुआ करते थे। तो और उन्होंने सादगी से जीवन जिया और इस वजह से उनका नाम जो है देश रत्न में शामिल हो गया, यानी देश का एक एंटिक पुरुष जो सदियों बाद आता है, इसलिए उनको देश रत्न की उपाधि दी गई। और हम बिहारी उनके जन्म दिवस को बिहार मेधा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी बिहार टैलेंट डे, क्योंकि 1904-05 में उनको बेस्ट स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिला था। यानी उन्होंने जब कॉपी लिखी थी एग्ज़ाम की तो टीचर को ऐसा लगा था कि ये मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, शायद मैं अभी अगर एग्ज़ाम लिखता तो इतना बेटर नहीं लिख पाता। इसलिए उन्होंने कहा था एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, टीचर ने उनके कॉपी पे लिखा था। तो ऐसे व्यक्ति जो बिहार के हैं तो उनके बारे में पढ़ना जानना काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उनका जन्म दिवस हम लोग 3 दिसंबर को ही मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर को ही, तो उससे रिलेट करेंगे तो याद रहेगा। और इधर 84 है तो 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। अभी तक इंडिया में कितना वर्ल्ड कप जीता गया है, ये सभी पढ़ाई की बातें हैं, ये सब एग्ज़ाम में रहेगा क्वेश्चन। 1984 के पहले एक साल 1983 में, है ना, 1983 में सबसे पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट टीम का, है ना। और उस समय कैप्टन थे कपिल देव, पंजाब हरियाणा क्षेत्र के कपिल देव हैं, जिन्होंने लीडरशिप, उन पे एक मूवी अभी आई थी, आई थिंक 83 करके मूवी आई थी उन पे, तो उससे याद रखेंगे 1984 वाला, 1983 1984। और इसके 100 साल के आसपास पहले राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1800, याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो उन बिहार में बिहार में 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, बिहार मेधा दिवस। ये 3 दिसंबर को हम लोग बिहार मनाते हैं बिहार मेधा दिवस, यानी जो बच्चे बिहार के टैलेंटेड होते हैं पढ़ाई में, उनको इस दिन प्राइज़ वितरण किया जाता है, उनको प्राइज़ दिया जाता है ना 3 दिसंबर को। ओके, तो इरेज करते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ पूछना है, पूछा कीजिए आप लोग, कुछ भी मतलब लगता है ना कि ये चीज़ें हम लोग को नहीं समझ में आती हैं तो वो चीज़, क्योंकि पूछने से क्या होता है ना, आता भी है फिर भी पूछिए, उससे क्या होगा ना कि हो सकता है कि अभी जो पढ़े हैं उससे और बेटर पढ़ सकते हैं हम लोग। डिस्कशन जो होता है, जो बच्चे डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करने वाले में दोनों बच्चों को समान आता है। अगर 2 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं तो सबको इक्वली आता है, बट अगर हम किसी जैसे मैं किसी पढ़े लिखे को पढ़ाऊँगा, अपने जैसे बच्चे को, या मेरे जो कलीग हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं बात करूँगा, तो उसमें मेरी गलती छुपाने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। तो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक होकर के, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो चीज़ और इन्हेंस करेगा ना, मुझ में और सुधार होगा। तो वैसे ही जब आप लोग पूछिएगा तो आप लोगों में सुधार की गुंजाइश रहेगी, या ये लगेगा कि सर जो बताए हैं उसमें कुछ और नया भी बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए पूछा कीजिए, आ भी रहा है ना, फिर भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लिया कीजिए। और वैसे इतिहास की बातें हैं ना, तो ये पूछने से ही आता है, जितना जानेंगे उनके बारे में उतना अच्छा लगेगा। विशाल जी बताएंगे, सबसे पहला एलिमेंट का नाम बताइए, फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 वाला। हीलियम, वो सेकेंड नंबर है।
पलक जी बताएंगे पालक खाने से क्या फ़ायदा होता है। सेहत तो हर वस्तु खाने से सेहत अच्छा होता है, मतलब भोजन कुछ भी प्राप्त करते हैं तो एनर्जी देता है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, है ना। विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन आयरन मिलता है पालक खाने से, है ना। पालक खाएंगे हम लोग तो आयरन की पूर्ति होगी हम लोगों में। ठंड में आप लोग पालक खाने से परहेज करें और ख़ास करके उसका जूस नहीं पिएं, नहीं तो गला ख़राब हो जाता है। जब जैसे कि जो धावक हैं उन लोगों को आयरन की कमी होती है तो पालक का जूस निकाल के पिएं। जैसे पालक खेत से काटे और उसको मिक्सी में डाल के उसका जूस निकाल लें। मैंने पिया है इसलिए बता रहा हूँ। तो याद रहेगा पालक आयरन। परिसा जी बताइए, अगर यहाँ बरसात करवानी हो तो कौन सा केमिकल है इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ बरसात करवाने के लिए। सभी के नाम पे मैं कुछ कुछ बताऊंगा, है ना। नहीं, बरसात कराना है। फॉर आर्टिफिशियल रेन विच टाइप ऑफ केमिकल शुड बी रिक्वायर्ड। यस, केमिकल रेन के मतलब आर्टिफिशियल रेन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, हर चीज़ का ना ट्रिक होता है। ट्रिक नहीं, वो चीज़ पढ़िएगा उसको रिलेट कीजिएगा तो ट्रिक हो जाता है ना। विष्णु भगवान या बरसात के देवता कौन है, इंद्रदेव, है ना। इंद्र भगवान को हम लोग बोलते हैं ए जी आई, भोजपुरी में ए जी आई बारिश कराई, है ना। तो ए जी आई भोजपुरी में पढ़ा लीजिए तो क्या हो जाए, ए जी आई। ए जी मतलब सिल्वर, आई मतलब आयोडीन, ये एलिमेंट है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो AGI जो होता है ना, ये आर्टिफिशियल रेन करवाता है। कहीं बरसात कराना होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, AGI। तो याद रहेगा AGI बरसात करवाएंगे। हिंदी में लिखा था नहीं, AGI बारिश कराई। कौन किससे बोलता है, कौन किसको बोल रहा है ये, इंद्र। हम लोग बोल रहे हैं, यानी एक भक्त बोल रहा है भगवान से, है ना, बारिश कराने के लिए ताकि फसल अच्छी हो। कैसे अपने यहाँ आए दिन सूखा पड़ जाता है, धान की फसल में पानी डालना पड़ता है, ऐसा कभी होता है क्या, अपने यहाँ होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि धान का नाम आया है तो धान का जो फसल लगता है उसके खेत से कौन सा गैस निकलता है। जो भी कुछ उगाएंगे ना उससे कुछ सीख के जाएंगे हम लोग, जो जुबान पे आ जाएगा उससे कुछ सीख के जाएंगे। कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, है ना, सिल्वर आयोडाइड। ओके, हिंदी में लिखेंगे तो सिल्वर आयोडाइड। ओके, इससे कौन सी बरसात होती है, आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बनावटी यानी मैन मेड, हम लोग के द्वारा ना प्राकृतिक वर्षा, कृत्रिम भी कहते हैं इसको कृत्रिम भी कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज आर्टिफिशियल रेन। ओके, कृत्रिम मतलब जो हम लोग चाह रहे हैं, प्रकृति का देन। हाँ, वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, भगवान उसको नहीं करा रहे हैं। इट इज़ डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ये हमारी आवश्यकताओं पे निर्भर करता है। तो ठीक है, अब बरसात की वायु, और कुछ मैंने पूछा था क्या, हाँ, पैडी वाला बात। धान के खेत से कौन सा गैस रिलीज होता है, गोबर गैस का नाम जानते हैं आप लोग, गोबर गैस नहीं, गोबर गैस का नाम जानते हैं, क्या होता है गोबर गैस, उसमें गोबर मिलाया जाता है और गोबर बनाए, गोबर होता है पहले से
रसेल भी होता है ना, वो रिमोट का भी चलवा होता है, बैटरी रसेल छील कर उसमें उसको पार्ट आप लोग घर में देखते होंगे गांव में कि एक टब होता है, टब नहीं होता है एक्चुअली, ये ग्लास। नहीं, मैं घर में टंकी की बात कर रहा हूँ। गांव में जो टंकी होता है, शहर में टंकी होता है, जहाँ हम लोग इस पॉट में या इस टंकी में गोबर रखते हैं, रखते हैं है ना, गोबर रखते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। केमिकल। इलेक्ट्रोड मतलब 2 डॉट लगता है इसमें, है ना, कैथोड और एनोड। साइंस के टर्म में इसको बोलते हैं कैथोड और एनोड। कैथोड एनोड, है ना। ये कार्बन रॉड है, ठीक है। होता है जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं ना, तो समझिए कि बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, या ये है, इसके 2 वायर होते हैं ना, तो एक वायर ये और एक वायर ये, 2 वायर है ना। इसी से ना इससे वायर खींच लेंगे और यहाँ एक बल्ब लगा देंगे अगर हम लोग, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा गोबर गैस से। यही गोबर गैस है, क्योंकि इसमें गोबर भरा हुआ है ना, दिमाग वाला नहीं, ठीक है ना। लोग बोलते हैं ना कि दिमाग में गोबर भरा है, वैसा वाला नहीं, टंकी में गोबर भरा है। ओके, इस टंकी में क्या है, गोबर है। इसलिए गोबर भरा है तो इसमें से गैस निकलेगा ना, तो गैस निकलेगा, यस, इसमें से निकलेगा गैस। गैस मतलब क्या, बदबूदार, बदबू करेगा। जैसे घर में लीकेज होता है, किस में लीकेज होता है, एलपीजी गैस में, गुड, एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, द्रवित, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम ही बोलते हैं और गैस को गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड का मतलब होता है, लिक्विफाइड मतलब होता है द्रवित, और द्रवित का मतलब क्या है, अ गैस विच आर एट लो टेम्परेचर एंड मोर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। एक ऐसा गैस जो लो टेम्परेचर पे है और बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया गया है ना। आप लोग टंकी छुइएगा जा करके तो बहुत ठंडा महसूस होगा, ठंडा रहता है ना, तो वो किस अवस्था में है, तो एट लो टेम्परेचर यानी कम तापमान पे, है ना, कम तापमान पर। और प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर, यस, उच्च दाब पर। इस वजह से जब गैस का बल्ब खोलते हैं तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है ना, क्योंकि वहाँ प्रेशर है। नहीं बोलते हैं कि अरे इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है तो यहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं, वैसा ही इसलिए वो यहाँ से गैस भाग जाता है ना? तो गैस ये क्या था, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये किस पे होता है, कम तापमान पर और हाई उच्च प्रेशर पे। इस वजह से जो टंकी होता है ठंडा होता है। दूसरी बात ये, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं LPG घर के उसके बारे में, गैस के बारे में, तो महकता क्यों है, या क्वेश्चन एग्जाम में ये रहता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मिक्सड विद द LPG फॉर एनहेंसिंग द नोच, स्मोकिंग द नोच। मतलब इनमें से कौन सा गैस है जो मिलाया जाता है LPG में, ताकि घर में लीकेज हो गया टंकी में तो हम लोग को आसानी से पता चल सके, है ना। तो मरकैप्टन उसे मिलाया जाता है ना, मरकैप्टन। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जब हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा मैं। और कभी भी पढ़ाई को एक जैसे नहीं बोलते हैं कि कल से पढ़ूंगा या ये किताब आ जाएगा तो पढ़ूंगा, वैसा नहीं पढ़िए। जो चीज़ सामने आ जाए उसको पढ़ जाइए। कभी अपने आप को बांध के नहीं रखना है कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आप कल जो बनना चाहते हैं वो बनिएगा, उसके बाद भी तो सपना होगा ना आगे जाने का। तो अगर सिर्फ उसके लिए पढ़िएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा, वहीं के होके रह जाइएगा। और हर जगह प्रमोशन भी तो होता है ना, जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। कल आप दरोगा बन गए तो उसके आगे DSP बनने की कोशिश कीजिएगा,
टीएसपी हो जाएगा तो एसपी बनने के लिए, बन ही जाएंगे। है ना। तो ये सब सफलता कब आएगी, जब मेहनत करते रहेंगे लगातार। तो इसलिए कभी बांध के नहीं पढ़ना है, अपने आप को बांध के नहीं रखना है। तो इसमें क्या मिला रहे हैं हम लोग, मर कैप्टन, है ना, ताकि लीकेज हो तो आसानी से पता चल सके कि हाँ गैस लीकेज हो रहा है। और गैस कहाँ पे आए थे हम लोग, यहाँ से। तो ये गैस है क्या, तो गैस एक मैटर का अवस्था है। मैटर कितने अवस्था में होते हैं, 3, है ना। जनरली 3 होते हैं, और वैसे अब 5 भी होने लगे हैं, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टीन करके। तो उनमें से जो गैस है, इसमें से जो गैस निकल रहा है उसका नाम है मीथेन गैस, है ना। गोबर गैस से कौन सा गैस निकल रहा है, मीथेन गैस। ये है मीथेन गैस। और यही गैस निकलता है कहाँ से, अच्छा गोबर और पुआल एक ही जैसा लगता है ना। गोबर सूख जाएगा तो पुआल जैसा हो जाएगा, सूख जाता है। हाँ। सूखता है तो लगता है ना कि डंठल जैसा हो गया है। घर में अगर जलावन इस्तेमाल करना है हम लोगों को जलावन के तौर पे, तो या तो गोबर का वो बना हुआ चिपड़ा जैसा होता है। उसको गैंठी बोलते हैं। कोई बात नहीं, लैंग्वेज कभी किसी बात के लिए मोहताज नहीं होती है ना। बोलने वाला किस मकसद से बोल रहा है ये ज़रूरी है, अच्छा है ना। तो गोबर का बना हुआ डंठल होता है, जिसको हम लोग चिपड़ी भी बोलते हैं और गैंठा भी बोलते हैं, है ना, गैंठी या गैंठा। वो जब सूखता है तो लगता है कि किसी लकड़ी का वो टुकड़ा है, पार्ट है। जैसे पुआल सूखता है तो होता है डंठल, वैसा। तो वैसे ही जो पैडी लगा हुआ है, पैडी मतलब धान लगा हुआ है खेत में, तो उस धान की खेत से जो गैस निकलती है वो गैस होती है मीथेन गैस, है ना। तो जो भी, हाँ जी, धान के खेत में जाइएगा तो आपको उमस महसूस होगा, लगेगा कि कितना जल्दी यहाँ से चले जाए, है ना। तो वहाँ भी कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस का कोई कभी एग्जाम में ये दिया रहा है कि मीथेन गैस का फार्मूला कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें याद रखना पड़ेगा कि मीथेन गैस का फार्मूला कौन सा है। इसका फार्मूला होता है CH4, ओके। कार्बन, और ये क्या है विशाल जी, ये क्या है, CH4, गुड। ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले को, H4 पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन। अच्छा, विशाल जी को ना हीलियम से बहुत प्रेम है। हीलियम इनको ज़्यादा याद होता है, ठीक है। हीलियम का ना जितना प्रॉपर्टी होगा एक दिन मैं सारा बता दूंगा, ताकि इनका जो प्रीति है वो संप्रीति में बदल जाए। यानी जो इनका अगाध प्रेम है हीलियम को लेकर के, हीलियम से कोई इनका क्वेश्चन ही गलत ना हो, है ना। हीलियम जो है एक अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस, अक्रिय। हीलियम जो होता है, हीलियम ये अक्रिय गैस इसलिए होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2, है ना। परमाणु संख्या इसका होता है 2। और अक्रिय गैस इसलिए है कि उसके, अभी हम लोग पढ़े थे ना ऐसा, एटम में पढ़ा था, बीच में क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो स्टेबल अवस्था में होते हैं, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। होता क्या है कि जो भी एलिमेंट होते हैं कभी भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ CH4 है, थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, यहाँ मैं लिखता हूँ CH, ये CH4 हो गया ना। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ। और कार्बन कितने नंबर पे था, 6 नंबर पे, उसकी वैलेंसी थी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, चारों इस्तेमाल हो गए। और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हो गया। तो कभी भी कोई कंपाउंड बनता है ना तो स्टेबल अवस्था में रहता है। जैसे वाटर पढ़ा था हम लोगों ने कल, H2O, है ना। तो H2O पढ़ा था, तो ये था H, यहाँ O, और ऐसे बना रहा। अभी भी इसके पास लोन पेयर थे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे। और यानी ऑक्सीजन जो है
और भी बॉन्डिंग कर सकता था। उसके पास 2 लोन पेयर थे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 तो लग गया कहाँ, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ और यहाँ। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ना वो, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ है ना। अब जो इससे एक कंपाउंड बना था, कंपाउंड यानी यौगिक H2, तो ये खुद एक स्टेबल अवस्था में है। इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, किसका शेयर किया है, किससे, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना। जैसे अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे NaCl, NaCl को जब तोड़ा था तो पढ़ा था Na+Cl-, Cl- आयन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, यस, ये नमक का सूत्र है। साधारण नमक होता है ना, कॉमन सॉल्ट, उसका जो खाते हैं। नहीं खाते हैं आप, जो हम लोग खाते हैं नमक। नमक नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? ये न्यूट्रलाइज करता है हम लोग के जो विषकारी भोज्य पदार्थ खाते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है। जैसे बाइल जूस से निकलता है HCl, और वो पेट से निकलता है HCl, और खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। तो वैसे ही NaCl भी खाना में डालने से खाना को सुपाच्य बनाता है। अदरवाइज़ किसी दिन क्या हो, दाल बन रहा हो घर में, और हम लोग की दीदी या अगर खुद हम ही लोग बना रहे हैं, या मम्मी या भाभी कोई भी बना रहा है खाना, वो नमक डालना भूल जाए, तो शायद उस दिन दाल गलेगा नहीं, है ना। दाल नहीं गलेगा ना, क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है उसके एटमॉस्फेयर को। जैसे इस दीवार को तोड़ना है, तो दीवार को तोड़ने के लिए पहले इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसे कमज़ोर हो जाए, फिर टूटेगा ना। तो वैसे ही दाल कैसे था, ऐसा गोल गोल था, है ना। दाल ऐसे खाएंगे तो नहीं चबा पाएंगे, बहुत मजबूत होता है ना। इसके वाल को कौन कमज़ोर कर दिया, NaCl, है ना। जैसे JCB घर को कमज़ोर करता है, उसके बाद हीरो मारता है और घर टूट जाता है, वैसे ये कमज़ोर कर देता है इसके वाल को, है ना। तो NaCl क्या करता है, खाना को सुपाच्य बनाता है। अदरवाइज वी कैन नॉट टेक द फूड, हम लोग टेक नहीं कर सकते हैं इसको। कहाँ थे हम लोग, NaCl पे। तो मैंने बोला कि इसके प्लस क्या है, प्लस चार्ज, और इसके प्लस माइनस चार्ज। एक्चुअली बात क्या हुई थी यहाँ पे कि जब ये कंपाउंड बन रहा था NaCl कंपाउंड बन रहा था, तो सोडियम बोला कि तुम अकेले क्यों हो क्लोरीन, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको 1 रुपया देता हूँ, तुम स्टेबल हो जाओ। बोला कि 1 रुपया में स्टेबल हो जाऊँगा। तो बोला कि भाई तुम्हारे पास 1 भी नहीं है, 1 रुपये से थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी आ ही जाएगी तुम में ना। क्या अंबानी के पास करोड़ों पैसे हैं, उसका 10 लाख गुम भी जाएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 10 लाख हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोगों को फ़र्क पड़ता है ना। आपका नाम क्या है, अर्चना, मैं नाम याद कर लूँगा। आज सुबह में उठूँगा ना तो मैं नाम याद करूँगा, ठीक है। मैं टास्क परफॉर्म करता हूँ तो कुछ नाम भी रखता हूँ ताकि मैं उनको याद कर सकूँ। कल के लिए मेरा टास्क है कि जितने भी इंडिया के जो क्या बोलते हैं, नहीं ये माउंटेन्स हैं, उनका सभी का डेटा याद रखना है मुझे, किसका हाइट कितना है, ये चीज़ कि पोजीशन तो सबका याद है, कौन सा पर्वत कहाँ है, बट उनका हाइट जो है ना इशू हो जाता है मेरे लिए। तो मैं कल अभी उसको लिख लिया हूँ, यूट्यूब पे भी डालूँगा और उसको याद कर लूँगा। तो ऐसे आप लोग भी डेली कुछ टारगेट सेट कीजिए कि मुझे ये आज कर लेना है, किसी को मारना है तो आज उसको मार के फोड़ देना है ना अर्चना जी। तो ऐसे उससे क्या होता है ना, डेली कुछ इजाफा होते रहेगा हम लोग के नॉलेज में। कल मैं वो करा दूंगा आप लोग को, और वो चीज़ आप लोग भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो वो बोला कि भाई तुमको 1 रुपया का मतलब नहीं पता है शायद, आओ हम बताते हैं कैसे मतलब पता है। तो क्या हुआ, सोडियम कितने नंबर पे था, 11 नंबर पे, 11 नंबर पे, है ना। 11 नंबर पे था सोडियम।
अभी मैंने एक नाम लिया था हीलियम के बारे में, क्या? अक्रिय गैस। ये था अक्रिय गैस। इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट में शायद मैंने डबल एन लगा दिया है, इनर्ट गैस है ना। इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की पहचान क्या होती है कि इसके जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, नहीं तो 8 होगा, है ना। मतलब फुलफिल होता है ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे ना कि ये जो एलिमेंट होते हैं इसमें S होता है, P होता है, D होता है, ऐसे SPD। या कभी पढ़ा होगा आपने K सेल होता है, M सेल होता है, K सेल, L सेल, M सेल, ऐसे सेल होते हैं, है ना। इसको सेल कहते हैं, इसको सब सेल कहते हैं। सब सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये जो घूम रहे थे बाहर वो रहते हैं इन सब सेल में, S में या P में या D में। ठीक है, तो S की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सभी। अब सोडियम के पास यहाँ कौन कौन से हैं? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। हीलियम है 2 नंबर, नियॉन है 10 नंबर, ये है 10 नंबर, आर्गन है 18 नंबर। ये तीनों जो गैस हैं, तीनों गैस इनर्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस है। ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। आपने NaCl सुना होगा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा NeBa या HeNa, ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कभी किसी से संगति नहीं करते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो अक्रिय गैस में पहचान क्या है कि इसमें 10, 18 या 2, है ना। अब सोडियम बोला कि भाई मैं चाहता हूँ स्टेबल होना, मुझे जाना है इस 10 वाले कंडीशन में। तो 10 वाले कंडीशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा, है ना, ताकि मेरी स्टेबिलिटी कायम हो जाए। तो इसलिए क्लोरीन तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। क्लोरीन के पास था 17 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 18 जाने के लिए उसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, मजबूत हो जाए, है ना। या तो उसके पास 10 हो जाए, या तो उसके पास 2 हो जाए, या तो उसके पास 18 हो जाए, तो क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। तो वो मजबूती हासिल करने के लिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो जो देता है वो धनवान होता है ना, तो दे दिया, तो इसलिए इस पे क्या हो गया? Na+ हो गया, धनवान हो गया, धनायन हो गया। और जो लेता है निगेटिव आदमी होता है ना, इसलिए ये निगेटिव हो गया। ओके, तो कंपाउंड बनता है इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और वो ट्रांसफ़र होकर के क्या कर लेते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसलिए वाटर कहीं भी रहता है तो स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ CH4 है तो स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ NaCl है, ये भी क्या है? स्टेबल कंपाउंड है। ओके, तभी तो इसकी पहचान है ना। CH4 कहीं दिख जाएगा, वाटर कहीं दिख जाएगा, नमक कहीं दिख जाएगा। अगर इसकी अपनी पहचान नहीं होती तो दिखता क्या? नहीं दिखता ना। जिसकी पहचान होती है वही दिखता है। जैसे विकास सर को सभी लोग जानते हैं। विकास सर को जानते हैं आप लोग? विकास भैया को जानते हैं आप लोग? विकास सर को, विकास सर UPSC के लिए पढ़ाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति, दिल्ली में, दृष्टि IAS। तो उनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी है कि उनको सुनिएगा तो लगता है कि सुनते ही रहे व्यक्ति। हिंदी उनकी इतनी अच्छी है। तो वो अपने आप को क्या किए हैं? स्टेबल किए हैं समाज में, है ना। तो वैसे ही कंपाउंड क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। अब
ये गैस कौन सा गैस था जो स्टेबिलिटी हासिल किया था? मीथेन गैस। मीथेन गैस का फार्मूला ये वाला। और कैसे स्टेबिलिटी हासिल किया था? तो कहाँ गया ये से, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी इलेक्ट्रॉन का साझा किया गया था, फिर एक कंपाउंड बन गया था। ओके, तो ये चीज़, इस बोर्ड की बातें याद हो जाएंगी। आगे बढ़े, 50%। कुछ पूछना है क्या इसमें? गोबर गैस से निकलने वाला गैस मीथेन गैस। यस, और धान के खेत से निकलने वाला गैस मीथेन गैस। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पूरा सड़ जाता है थोड़ा, उससे भी जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं उससे निकलेगा। मीथेन गैस। दूसरी बात ये कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन था 2 साल पहले, आई थिंक बीपीएससी के एग्ज़ाम में आया था या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, कि धान के खेत से निकलने वाले जो गैस होती है उसका नाम बताएं। मीथेन गैस। अब तो हम लोग को आ गया, अब हम लोग भी पढ़ने में तेज हो गए हैं ना, तो ऐसे कल सुनिएगा सर? कल सुनिएगा? कल सुनेंगे। अभी यहाँ छड़ी आने वाला है। एक्चुअली मैं एक छड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, मोटा है पाइप उसका, मारूंगा नहीं, बस वो स्वागत के लिए रखूँगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, डर से भी आदमी पढ़ लेता है, और डर नहीं। सक्रिय और अक्रिय गैस दोनों होते हैं ना? हाँ, सक्रिय मतलब क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या? सक्रिय, एक्टिव मतलब जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा एक्टिव लड़का है वो, मतलब किसी भी काम में लगा दीजिए वो कर लेता है। जैसे सोडियम है, किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये क्लोरीन भाई साहब हैं, किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है, सक्रिय है। और जो नहीं, जो सोता रहता है, अरे आज तो पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ाना पड़ेगा मतलब अक्रिय होकर पढ़ाना पड़ेगा, तो ये है अक्रिय गैस, किसी से रिएक्शन नहीं करता है ना। आगे बढ़े, अक्रिय गैस का नाम याद रखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, और भी आगे पढ़ेंगे, क्रिप्टन, जेनोन। तीनों है नहीं, और भी आगे हैं, और भी मैं पढ़ाऊँगा। ये अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये बस मैं रिलेट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे स्विचिंग की जाती है पढ़ाई को, कैसे इंटर रिलेट किया जाता है। जैसे हम लोग जो बातें आ रही हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। सर दो 10, 18 और भी है, 36 आएगा, 54 आएगा। 36 हाँ, 36 है क्रिप्टन और 54 है जेनोन, है ना। 36 नंबर का क्रिप्टन और 54 नंबर का जेनोन। ये गैस भी अक्रिय गैस है, ठीक है। अभी जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, सबका अलग अलग दायरा है, और जो सबको समाहित कर दे वो होता है टीचर। सभी से देखिए, टीचर क्या करता है ना कि सभी सब्जेक्ट का निचोड़ निकालता है कि हिस्ट्री पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, ज्योग्राफी, साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्यों होता है। ये भी तो, अगर हम लोग किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के सिलेबस के पीछे वजह क्या है। किसी भी एग्ज़ाम का पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं तो लगता है कि अरे उसमें ये पढ़ना था, इसमें ये पढ़ना है, आखिर ऐसा क्यों है, कुछ तो वजह रहा होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, है ना। लगा हुआ कि मुझे ये काम कराना है तो बच्चे में ये टैलेंट होना चाहिए। सपोज समवन वांट टू, कोई चाहता है कि एक बच्चा ऐसा चाहिए जो आसानी से मोबाइल चला सके, तो वैसे पढ़े लिखे बच्चा को नहीं हायर करेगा वो, उसको चाहिए गांव वाला बच्चा जो खूब मोबाइल चलाता है, या शहर वाला बच्चा जिसके आंखों में क्या लगा है, चश्मा लग गया है ना, तो वैसा बच्चा चाहिए। तो वो जब एग्ज़ाम लेगा उसके लिए तो पहले बोलेगा कि हमें वही बच्चे फॉर्म फिलअप करें जो इस सिलेबस को फुलफ़िल कर सकते हैं। मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। तो वैसे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे एक सिलेबस को, पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो वर्क फील्ड है वो वर्क फील्ड का एक डिमांड है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए। जैसे शरीर से जो हष्ट पुष्ट हैं वो सेना में जाते हैं,
जो दिमाग से हष्ट पुष्ट हैं वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्चर में जाते हैं। जो बोलने में अच्छे हैं वो स्पीकर बन जाते हैं, जो एक्टिंग करने में अच्छे हैं वो हीरो बन जाते हैं, जैसे विशाल बाबू हैं, हृदयानंद जी हैं। और जो सबसे एवरेज होता है, जो हर कुछ करता है, वो बनता है अच्छा फैमिली मैन, है ना, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को सब कुछ आना चाहिए। पढ़ाई करने का मकसद ये होता है कि हम लोग सब कुछ में एवरेज हो जाएं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक बार पढ़ाई कर लीजिए ताकि इंसान बन जाइए। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे लोग इंसान नहीं होते, वो लोग भी इंसान होते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक होता है समझदारी और एक होता है होशियार, है ना। तो होशियार जो है ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, चालाकी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, बट समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि होशियार व्यक्ति कंप्यूटर खोल के नहीं बना सकता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। दुनिया में जितने सारे शब्द होते हैं ना, चाहे इंग्लिश के हों, उर्दू के हों, इंग्लिश के हो, तो हम लोग देखते हैं कि एक ही बात को बताने के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे टैलेंट या गुड, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, है ना, बहुत सारे शब्द एक ही चीज़ के लिए आता है। ऐसा क्यों? तो वो यही बताता है कि इस चीज़ का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, है ना। जैसे अभी मैंने सिंपल सी दो बातें ली, एक होशियार और एक समझदार, तो दोनों में अंतर समझ में आया कि समझदार वो व्यक्ति है जो सिचुएशन को हल करना जानता हो, जो जिसको उसके बारे में आइडिया हो, और होशियार वो व्यक्ति है जो ये जानता है कि आए वाले मुसीबत को कैसे डील करें, जरूरी नहीं कि उसके बारे में आइडिया हो ही, है ना। तो नहीं बोलते हैं कि फलाना का लड़का बड़ा चालाक हटे, बड़ा होशियार हटे, उसी में कोई पढ़ा लिखा है तो बोलते हैं कि उनका बच्चा बहुत समझदार है ना। आशीष बाबू की तो बात ही नहीं कीजिए, इतने समझदार व्यक्ति हैं कि वो कभी भला बुरा तो कह ही नहीं सकते हैं, तो वो लोग होते हैं समझदार, है ना। हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, तो हिंदी भी अच्छी कीजिए आप लोग, है ना। हिंदी अच्छी करने का मतलब क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग खास करके हम लोगों की ज़ुबान में वो ताकत होनी चाहिए, ताकि सामने वाला सुने तो लगे कि हाँ ये जब भी बोलता है तो इसके ज़ुबान में फिसलन नहीं होती है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़े, जब तक क्वेश्चन पूछता रहूँगा मैं आप लोगों से। हृदयानंद जी बताएंगे गांधी जी की हत्या कब हुई थी। मैं क्लास बोलता नहीं, जो पढ़ाता हूँ ना वो मुझे कभी याद रहेगा कि अच्छा उस दिन मैंने ये पढ़ाया था। बरसा जी बताइए गांधी जी की हत्या कब हुई थी। 30 जनवरी, गुड, 30 जनवरी 1948 को। किन्होंने उनकी हत्या की थी, क्या नाम था उनका? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी नहीं, नाथूराम गोडसे। डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में ट्रेन आई थी। डलहौजी का नाम आया था, जान लीजिए उनके बारे में। उनको कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, है ना। ये इंडिया के गवर्नर थे 1848 से 1856 तक, है ना, गवर्नर। और इन्हीं लॉर्ड कर्नवालिस पर अभी अलग आएंगे वो, है ना। कर्नवालिस कोड आएगा हम लोग का पहले 1791 में, है ना। तो जब ये गवर्नर थे उस समय 16 अप्रैल 1853 में इंडिया में ट्रेन आई थी पहली बार, सवारी गाड़ी, है ना, जो चली थी मुंबई से थाने तक, थाने मुंबई से थाने तक
द डिस्टेंस वाज 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस सफ़र किया था, ट्रेवल किया था ट्रेन ने। ये चीज़ उस समय मुंबई नहीं कहा जाता था, उस समय बम्बई कहते थे हम लोग, है ना। द नेम वाज बम्बई। उठा लीजिए वर्षा जी। मुंबई से पुणे अलग। हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ फ़ोन उठा सकते हैं, है ना। ज़रूरी फ़ोन होगा, घर का फ़ोन होगा तो उठा लेंगे। पुणे अलग है। पुणे गुजरात में है, पुणे महाराष्ट्र में ही है, अलग है ना। पुणे जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। ये स्थान का नाम है। हाँ, स्थान का नाम है पुणे। ये ठाणे है, ठाणे है ना। थामे हम लोग का है एक, और ये ठाणे है। हाँ जी, तो मैंने कुछ पूछा था क्या, वो हो गया था, नाथूराम गोडसे हो गया था। इसके बाद बताइए आप अर्चना जी, नया क्वेश्चन आपके लिए है। आप ये बताइए कि लोगों में ये जो सुंदरता को लेकर के प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है। जैसे कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बहुत काला होता है, तो इसके पीछे जो प्रोटीन है उसका नाम बताना है ना। हर दिन कुछ सीखेंगे तो एग्ज़ाम्स क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो मेला जाना चाहता है और वो हम लोग जैसा नहीं है, वो खूब सज संवर के रहने वाला है, तो मेला जाने के लिए क्या करेगा, मतलब कौन कौन सा क्रीम इस्तेमाल करेगा। आप लोग को नहीं पता होगा आई थिंक। अच्छा, ये तो इनको तो सब कुछ पता होता है। हाँ, लेकिन और एक फेयर लवली वाला गाना है ना, तो वो वाला भी क्रीम है, माई फेयर। एक फेयर लवली भी होता है ना, सर गोरा और सांवला होने की उस पे आएंगे। क्या है ना कि पढ़ाई के पीछे जो रीज़न है ना, उसको जानेंगे ताकि वो कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ाई को याद कर सकें। सर इनका बोलते हैं सांवले और गोरे होने का प्रोटीन। हाँ, तो मेला जाने के लिए अभी मैं उस पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले जो हिस्ट्री है बता रहा हूँ। मेला जाने के लिए बहुत सारा वो लीपा पोती बोलते हैं जिसको, वो होगा, है ना। तो लीपा पोती क्यों हो रहा है, कहाँ जाने के लिए, मेला में। और मेला में जाने का वजह क्या होता है खास है? नहीं, आप वो ट्रैक चेंज हो गया है ना। सुंदर दिखाना, किसको दिखाना होता है, दूसरों को, जिससे मिलना है उसको। तो पता नहीं बेवजह भी जाते हैं लोग, तो सच समझ के जाते हैं। तो मेला में मिलने के लिए लोग सच समझ के जाते हैं, तो मिलने के लिए क्या हो जाएगा, मेला में मीन, तो उसको बोलता है मेला मीन। ये प्रोटीन है जिसकी वजह से लोगों में सुंदरता, कालेपन और सांवलेपन या गोरेपन की होती है। तो मेला में मिलने की वजह से मेला नीन, याद रहेगा। मेला नीन हो। हाँ, मैं कभी भी क्लास में या कहीं भी बेवजह कोई बात नहीं करूँगा, करता है मतलब मैंने इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। तो आप लोग कभी लगेगा ना कि मैं कोई कुछ बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा तभी बात बोलूँगा, है ना। इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है। हिंदी में भी मेला नीन होता है, मेला नीन, मेला नीन, ठीक, मेला नीन। क्योंकि आप लोग कितना समय निकाल के आते हैं ना पढ़ने यहाँ पे, मैं आप लोग का समय क्यों बर्बाद करूँगा। किसी में मेलानिन की कमी होती है तभी वो काला हो जाएगा। हाँ, जिनमें मेलानिन ज़्यादा हो जाएगा ना वो सांवले हो जाते हैं। ये रंग को बिगाड़ देता है ना, कालापन नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो लोग काले हो जाएंगे, मेलानिन, है ना, काले। जिसमें कम रहेगा वो गोरे रहेंगे, जिनमें बहुत कम होगा गोरे रहेंगे, जिनमें उनसे ज़्यादा होगा सांवले होंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा होगा वो काले लोग हो जाएंगे, है ना, मेलानिन। अच्छा, सच समझ के जाने में एक और है कि लड़कियों में एक बोन होती है जिसको कहते हैं ब्यूटी बोन,
ब्यूटी बोन, इट इज़ ब्यूटी बोन। हिंदी में कहेंगे खूबसूरती का हड्डी, है ना, मतलब सुंदर दिखने वाला हड्डी, सुंदर जिससे लड़कियां दिखती हैं। तो उस हड्डी, वो हड्डी शरीर के किस पार्ट में होता है ये बताना है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग द ब्यूटी बोन हैज़ बीन फाउंड। शरीर के किस हिस्से में ब्यूटी बोन पाया जाता है। मैं लड़का हूँ, मैं लड़का। ये जो है ना, यहाँ पे बोन होता है एक, जो 0 फिगर गर्ल्स होती हैं, तो ये धंसा होता है ना, तो यहाँ पे एक बोन दिखता है, ठीक है, उसी बोन को कहते हैं ब्यूटी बोन। शोल्डर जो है वहाँ का बोन है ना। तो क्या रखेंगे हम लोग, कंधे का हड्डी, कंधे की हड्डी का हिस्सा, किसका हिस्सा है ये, शोल्डर बोन का हिस्सा है ना, याद रहेगा। स्त्री का सुंदर होने का मतलब कंधे की हड्डी का हिस्सा। हाँ, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शरीर के किस पार्ट में ब्यूटी बोन पाया जाता है, कंधे का भी। तो शोल्डर पार्ट में, है ना, कंधे वाले हिस्से में। आगे पढ़े हम लोग, हिंदी पढ़े। हिंदी मतलब हिंदी किताब, आज हिंदी पढ़ने का मन है। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए हिंदी पढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोग को कुछ मतलब डाउट होता है ना कि चलिए आज ये पढ़ने का मन है, वो बोल दीजिए हमको। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के आऊँगा, वो आता होगा तो मैं पढ़ा ही दूँगा, और वैसे हो जाएगा, मेंटेन कर लूँगा मैं, है ना। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मोबाइल का ज़माना है तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं हम लोग। चलिए, हिंदी में कौन सा टॉपिक है जो लगता है आपको पढ़ना चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से बताइए, नहीं तो मैं बताऊँगा। हिंदी की शुरुआत कैसे होती है इसकी बात करते हैं पहले, है ना। क्या हिंदी मूल भाषा है, हिंदी मूल भाषा है क्या, नहीं, ये अपभ्रंश भाषा है। किसकी अपभ्रंश भाषा है, तो पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली, अशोक का नाम आप लोग जानते हैं। तो सम्राट अशोक की जो स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, वो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं, कहीं कहीं अरमाइक भाषा में लिखी गई हैं। उसके बाद हम लोग सुनते हैं कि तुलसीदास हुए जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो उन्होंने उस भाषा को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। उसके पहले किसने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसके पहले, सबसे पहले तो ये, तो अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें, जब ऋग्वेदा काल या उत्तर वैदिक काल है, तो उस समय संस्कृत की महत्ता थी, उस समय लोग संस्कृत बोलते थे। तो वो जनमानस की भाषा नहीं बन पाई। अभी भी हम लोगों में से जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग क्लास में, तो शायद सभी लोग संस्कृत नहीं बोल पाए। जैसे मैं बोलूँ कि अस्माकं देशस्य प्रथमा सदी, मैं बोल लेता हूँ, मुझे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, संस्कृत, उर्दू, मैथमेटिक्स बोलने की चीज़ नहीं है। तो मैं चाइनीज, जापानीज़, थोड़ा सा मलयालम की भाषा, बंगाली, मराठी बोल लेता हूँ। बंगाली सर, यस। तो क्या हुआ कि अगर वैदिक काल की बात हो रही है, हिंदी की उत्पत्ति की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संस्कृत की, है ना, संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा वैदिक एरा की बात है ना। वैदिक काल कब से कब तक रहा है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। वैदिक काल, वैदिक काल जो है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व जो है ये वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है ना। उत्तर वैदिक काल, ये सब याद रखना है ना, काल वगैरह भी। ये 1600 ईसा पूर्व तक। इसमें हुआ क्या, तो इस समय अपने यहाँ ऋषि मुनि हुआ करते थे। जैसे वाल्मीकि जी का नाम हम जानते हैं, विश्वामित्र जी का नाम, ऋषि वशिष्ठ का नाम है ना, ऋषि अगस्त का नाम। तो ये सभी लोग इस समय ऋचाएँ लिखते थे। चल रहा है, कितना मिनट हुआ है? 1 घंटा 15 मिनट। अच्छा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगा कि अभी तो शुरू किया हूँ मैं कभी कभी देखता हूँ सर लोगों को यूट्यूब पे, तो लोग घंटों पढ़ाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा मैराथन क्लास। मुझे लगता है कि इतनी देर कोई कैसे पढ़ा सकता है, और मुझे अभी विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं 1 घंटा से बोल रहा हूँ, 1.25 घंटा से बोल रहा हूँ। लीजिए, आइए, यहाँ चाबी है। सर आए हैं क्या? अच्छा, विशाल इधर आइए, बाइक हटाना है। मेरे रूम में जाइए, मेरे रूम में चाबी होगा उधर। हाँ, वो जो बुक वाला जो रेक रखा है ना, रेक के ऊपर चाबी होगा बाइक का। चले जाइए रूम में। सर अशोक का काल 380 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग का 269 में वो राजपाट ग्रहण किए थे ना। उसके पहले ही तक्षशिला में मिला चाबी। ठीक है। 269 में वे अपने भाई सुसीमा को हरा करके शासन करना शुरू किए थे। सुसीमा उनके भाई का नाम था, है ना। और उनके भाई एक थे श्रीलंका में, जहाँ संघमित्रा और राहुल गए थे। महेंद्र, हाँ, संघमित्रा नाम था, और उनके पुत्र दोनों गए थे अपने चाचा जी के पास। वो रहते थे कहाँ? श्रीलंका, धर्म प्रचार के लिए। उसके पहले से ही ये युद्ध चल रहा था, लोगों में भाईचारे को लेकर के द्वंद्वता थी, और उसको ख़त्म किया गया। कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या की, 99 है ना। सुसीमा जिंदा था, तो ये चीज़। आते हैं वापस हम लोग टॉपिक। तो मैं क्या बोल रहा था कि इस समय ऋषि मुनियों ने यहाँ अनेक धार्मिक ग्रंथ रचना की है ना। और ये वैदिक काल में संस्कृत भाषा जो थी, इस समय लिपि, लिपि कौन सी थी? देवनागरी। यस, लिपि। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं है ये। अब यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। भाषा और लिपि में अंतर क्या है, ये बात पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। ये बातें हम लोग को होनी चाहिए पता। तो भाषा जो है बोलने का एक माध्यम है, बात करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग अपनी बातों को दूसरे के कान तक पहुंचाएं और वो हमारी बातें समझ सके, तो वो है भाषा। लैंग्वेज इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन कम्युनिकेट आवरसेल्व्स टू अदर्स। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सामने वाला हमारी बातें समझ पाए। लेकिन लिपि वो चीज़ है जो भाषा को लिखने में इस्तेमाल होता है। जब हम लोग क ख पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ये सभी लिपि हैं, लिपि के अक्षर हैं। ABCD पढ़ते हैं तो वो अंग्रेज़ी यानी रोमन जो लिपि है वो अंग्रेज़ी की लिपि है, रोमन। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि भाषा को लिखे जाने में प्रयोग किए गए
चिन्हों को लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि क्या है कि किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देवनागरी में क से ज्ञ तक, अ से अ तक। तो इन्हीं के माध्यम, इन्हीं की सहायता से ना हम लोग पूरी हिंदी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो ये चिन्ह इस्तेमाल में है ना कि क को ऐसे ही बनाना है, ख को ऐसे बनाना है, इन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। अगर दूसरी भाषा है, अगर हम लोग बात करें फारसी, फारसी की बात करें तो इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे बोलूँ हे, खे, बड़ी सीन, आलिफ, है ना, तो ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उर्दू है सर, फारसी? ये फारसी है, मतलब उर्दू है, और उर्दू जिस लिपि में है उसको कहते हैं फारसी, है ना, इसकी लिपि है। और लैंग्वेज कौन सा है? उर्दू। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू भाषा है, और फारसी लिपि है। ठीक है, दुनिया की हर भाषा को लिखने के लिए लिपि का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, और भाषा तो हम लोगों को पता ही है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस समय जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को बाद में जब ये आता है, और इस समय आते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध आते हैं। जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, है ना, क्या 563 ईसा पूर्व है, 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है। मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में। 400 मैं गलत लिख रहा हूँ, 484 में, है ना, 484 ईसा पूर्व में, 484 ईसा पूर्व में, है ना, 484 ईसा पूर्व में मृत्यु, है ना। जन्म कहाँ होता है महात्मा बुद्ध का? नेपाल के पास है लुम्बिनी, वहाँ पे, और मृत्यु होती है यहाँ कुशीनाड़ा में, कुशीनगर में, जहाँ जाते हैं हम लोग घूमने, पिकनिक बनाने, है ना, वहाँ पे। तो इस समय इन्होंने देखा कि हमारे समाज के वैसे वर्ग जो संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, तो उनको किसी दूसरे माध्यम में, किसी दूसरे तरीके से बात करें हम लोग उनसे, ताकि वे हमारी बातों को समझ सकें। और उन्होंने यहीं पे एडॉप्ट किया प्राकृत लैंग्वेज, है ना, प्राकृत लैंग्वेज यहीं पे इस्तेमाल हुआ, है ना। पाली भी हम लोग सुनते हैं, यहीं पे आएगा पाली भाषा। जब अशोक का काल आएगा तो अशोक के समय पाली आ गया। अभी भी इससे बहुत पीछे चलेंगे, है ना। आगे चल के 322 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है ना, और मौर्य प्रशासन की शुरुआत होती है गुरु चाणक्य के सानिध्य में। फिर अशोक आते हैं 261 ईसा पूर्व में। उन्होंने बहुत सारी, कलिंग युद्ध के बाद बहुत सारी कुरीतियों को उन्होंने त्याग दिया। उनको लगा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, धर्म की नीति को। लास्ट में त्याग दिया। यस, पहले बहुत वो क्रूर व्यक्ति था, बहुत परेशानी का सबब रहा है उसके समाज में, है ना। तो उसने क्या किया, ये सब कुछ छोड़ दिया और सोचा कि कुछ ऐसे भाषा का इस्तेमाल करें। तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग, क्योंकि 4 बज गया, और हम लोग टाइम का ध्यान रखेंगे, 1 ही घंटा पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है। यहाँ क्या बोल रहा था मैं, यहाँ बस ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी भाषा अशोक, आगे देखते हैं हम लोग अशोक, और यहाँ पे भाषा पाली, अरमाइक, ये सभी भाषाएं आ जाएंगी, है ना। जो हम लोग का अफ़गानिस्तान वाला इलाका है, उधर जो भी लेख मिलेंगे वो सभी किस में हैं? अरमाइक भाषा में आएंगे, है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।